हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। सो देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने एल्काइंस के ऊपर काफ़ी वीडियो अपलोड की हुई हैं एंड ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो आपके इस साल के न्यू सिलेबस में है, तो इसकी अपडेशन के लिए ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप जानते हो कि आज के लेक्चर के अंदर हमने लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ इथाइन के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले हम इसके अपरेटस को देख लेते हैं। तो ये रहा इसका अपरेटस। अब इस अपरेटस में आपको देखो, वैसे तो सारी बातें यहीं पे क्लियर हो जाती है अगर आप ढंग से देखें। तो पहली बात तो ये कि देखो, मेरे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है, ठीक है, और उस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर मैंने कैल्शियम कार्बाइड को डाला हुआ है। अब कैल्शियम कार्बाइड के अंदर हम थिसल फनल की हेल्प से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी को इसमें ऐड करना शुरू कर देते हैं। एक बात आपको बता देता हूँ कि ये जो रिएक्शन आप यहाँ देख रहे हो, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है आपका। इस वजह से आप इसको एज सेपरेट कोई एडिशनल हीट देने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे पानी इसके अंदर जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड इस पानी के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के साथ साथ एक कलरलेस स्वीट स्मेलिंग जो गैस है, और इसकी स्मेल कैसी होती है, ईथर की तरह होती है, ठीक है। जो गैस है वो हमें जो है मिलनी शुरू हो जाती है, और उसको कलेक्ट करने के लिए हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? लाइटर देन एयर और पानी में सॉल्युबल नहीं होता, इस रीजन की वजह से। सो आई होप आपको ये जो पूरा अपरेटस है और इस अपरेटस में हम क्या करते हैं ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब आपके मन में ये आ रहा होगा, सर इसके रिएक्शंस और कलेक्शंस, प्यूरिफिकेशंस, इन सब के बारे में बताऊं। जल्दी से वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यार हम इसके रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, जब हम रिएक्शन के बारे में बात करेंगे तो हमें चाहिए पहले तो कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड चाहिए तो मतलब हो गया CaCl, ये होता है कैल्शियम कार्बाइड। यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, दैट इज कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। आपने इसका इस्तेमाल किया, अब इसको आपने पानी से रिएक्ट कराया तो H2O कर दिया, और आपको पता है कि एज ए रिजल्ट हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है C2H2 गैस। ये हमारा हो गया इथाइन। इसी को एसिटिलीन भी इसी को कहा जाता है। मैं एसिटाइलिन आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ पहले वाले पार्ट्स में, तो उसको एसिटाइलिन भी कहते हैं हम अपना। और साथ में जो कैल्शियम है वो हाइड्रोक्साइड जो आयन है उसका मिलके का बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब CaOH होल ट्वाइस। तो क्योंकि हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ लगा देता हूँ 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ऑक्सीजन 2। तो बस कुछ नहीं करना, ये मेरा बैलेंस्ड है और यहाँ पे आराम से बैलेंस हो चुका है। इसके बाद मन में वही आती है, सर कलेक्शन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से हम उसको आराम से कलेक्ट को करते हैं। क्यों कलेक्ट करते हैं? क्योंकि ये इनसॉल्यूबल है पानी के अंदर, इनसॉल्यूबल इन वाटर, इसलिए हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से हम अपने जो यहाँ पे क्या है एसिटिलीन है उसको कलेक्ट करते हैं। बात सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आती है प्यूरिफिकेशन की। इसके बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपको काफ़ी, और इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके अंदर ना काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इसमें फॉस्फाइन एज ए इम्प्योरिटी इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। नंबर 2, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो सकती है। इसमें एमोनिया एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो सकती है। और चौथा, आर्साइन एज ए इम्प्योरिटी इसमें प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। अब जिस टाइम हम अपने इथाइन को बनाते हैं ना, उस टाइम ये जो इम्प्योरिटीज हैं ये इथाइन के साथ हमें मिल जाती हैं। ऐसा क्यों मिलती हैं? पहले तो रीजन को समझो क्यों मिलती है। क्योंकि जो कैल्शियम कार्बाइड है ना आपका, देखिए कैल्शियम जो कार्बाइड है आपका, वो बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम सल्फेट का,
ठीक है, सल्फेट नहीं, सल्फाइड का, कैल्शियम सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं, और साथ में इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम फॉस्फाइड का। फॉस्फाइड का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये जो इम्प्योरिटीज होती हैं ये इनकी कंटेमिनेशन की वजह से हमें मिलती है। मतलब अगर इम्प्योरिटी इनमें ऐड है और इनको मिलाकर अगर मैं ये बना रहा तो ऑटोमेटिकली वो इम्प्योरिटी इसके अंदर भी आ जाएगी। तो इन दोनों के कंटेमिनेशन की वजह से जो हम कैल्शियम कार्बाइड बनाते हैं, और कैल्शियम कार्बाइड को जब हम पानी से रिएक्ट करवाएंगे तो उससे जो मेरा इथाइन बनेगा उसके साथ साथ ये सब भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन इसको रिमूव कैसे किया जाए, सवाल तो वही है। तो फोस्फाइन को छोड़ देता हूं, फोस्फाइन के अलावा बाकी के जो 3 आपको दिख रहे हैं इनको हम एक्चुअली में पास करवाते हैं पानी के थ्रू, जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट में आप देख ही रहे थे, और पानी के अंदर ये सारे के सारे आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा तरीका है इन तीनों को रिमूव करने का। अब रह गया फोस्फाइन। तो फोस्फाइन को एब्जॉर्ब कराने के लिए, इसको अगर मुझे एब्जॉर्ब करवाना है, इसको रिमूव करना है, तो मुझे एक तो चाहिए या तो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, ठीक है। क्या चाहिए, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, या तो मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, या मैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो सॉल्यूशन होता है, पोटेशियम एक मिनट मैं ठीक कर ही लूँ, साथ के साथ फिर रह जाता है मेरा, ठीक है। दैट इज क्या था, हाँ, पोटेशियम जो हमारे पास डाइक्रोमेट सॉल्यूशन है, या तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है जी। या किसका इस्तेमाल करेंगे, या तो आप एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करो, या तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का इस्तेमाल करोगे। तो इन ये जो सॉल्यूशन होता है ये फोस्फाइन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम फोस्फाइन जो बाकी के 3 है वो पानी आपका एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हम मतलब इनका इस्तेमाल करते हैं अपने इस पूरे इथाइन को प्यूरिफाई करने के लिए। अब इसके अलावा एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि जिस फ्लास्क के अंदर आप इसको बना रहे हो उस फ्लास्क के अंदर हवा नहीं होनी चाहिए, मतलब एयर नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पास इथाइन है ना यार, वो एक एक्सप्लोसिव मिक्सचर बना लेता है, एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाता है हवा के साथ, ठीक है। तो जिस फ्लास्क के अंदर आप इसको बना रहे हो उस फ्लास्क के अंदर हवा नहीं होनी चाहिए। तो भाई फिर हवा कैसे निकालें, देखो या तो हवा आप इसमें से निकाल सकते हो ऑयल डाल के, जैसे हमारे पास क्या है ना, ये देखो ये हमारे पास ना फ्लास्क है, सपोज मैं सिंपल एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ वैसे तो, ठीक है। राउंड राउंड दूसरा था आपके पास कॉनिकल फ्लास्क था ना, वो बता देता हूँ आपको मैं। जैसे कि देखिए बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। आप ये देखिए, या तो इस फ्लास्क को आप पूरे तेल से भर दो, ऑयल से भर दो, तो जैसे ऑयल इसमें भरता जाएगा तो अंदर की हवा जो है वो बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। फिर दूसरे मेथड से हम ऑयल को निकाल देते हैं, फिर बाकी अपना काम पूरा करते हैं। दूसरा, इसको ना इनर्ट गैस से भर देते हैं। अब इनर्ट गैस जो है वो हवा को रिप्लेस कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पास आप कह सकते हो कि वो फ्लास्क मिल जाता है जिसके अंदर हवा नहीं होगी। हवा नहीं होगी तो आसानी से मैं बिना किसी एक्सप्लोजन के ये रिएक्शन को टेक प्लेस कर पाऊंगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो कैसे कर सकते हो, या तो ऑयल की हेल्प से आप कर लीजिए, या दूसरा तरीका क्या है, आप अपना इनर्ट गैस जो है इसमें फिल कर दीजिए। इनर्ट जो गैस है वो आप इसमें फिल कर लीजिए। तो उस तरीके से आप इसको एयर फ्री फ्लास्क आप बना सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल है, आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखिए इसके अलावा एक और छोटा सा कह सकते हो कि मेथड है, जिस मेथड से मैं बेटा अपना जो इथाइन है उसको प्रिपेयर कर सकता हूँ, वो मेथड भी आपको आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। वो ये है कि अगर मैं चाहूँ तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन, इसको इथाइलिन डाइब्रोमाइड भी कहते हैं, उसके अंदर अगर मैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करूं तो भी मैं इथाइन को प्रोड्यूस कर सकता हूं।
मैं तुम्हें पहले समझा दूँ इसका मतलब क्या है। 1,2 डाइब्रोमो मीथेन का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन, इथेन है, ठीक है। तो CH2 ये आ गया CH2 और Br ये आ गया Br, ठीक है। तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन, क्योंकि दो है ना कार्बन इसलिए इथेन इसमें रहेगा। अब आपने क्या करना है, उसको आपने KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक होना चाहिए, अल्कोहलिक, ठीक है। हमारे पास क्या है, KOH का आपने इस्तेमाल करना है। हाँ, टेम्परेचर इसमें चाहिए है 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, इसमें बॉइलिंग होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। एंड ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जो कि कहने में आपको पता ही है कि ये क्या है, दिस इज इथाइन। और साथ में आपको मिलेगा 2KBr प्लस 2H2O, और यहाँ पे मैं 2 लगा के अपना बैलेंस कर लूँगा, ठीक है ना। 2 क्यों, क्योंकि मुझे पता था 2 ब्रोमीन है तो 2 तो कार्बन, 2 ब्रोमीन लगेंगे आपके साथ में, 2 आपके पान वो बन जाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आपको अपना ये पूरा जो रिएक्शन है ये करना था। और आप देख सकते हो बेटा इस रिएक्शन के अंदर भी हाइड्रोजन को भी रिमूव किया गया है और आपके ब्रोमीन को भी रिमूव किया गया है। तो ये आपका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मेथड हो गया, जिससे हम यहाँ पे हाइड्रोजन और जो हेलोजन है उसको यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। सो इस मेथड से भी आप चाहे तो अपने इथाइन को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अगर हम अपने इथाइन को बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने फाइनली ये जाना कि जो इथाइन को लैब में प्रिपेयर करते हैं तो कैसे करते हैं, और साथ में अगर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की हेल्प से अगर मुझे इथाइन को प्रोड्यूस करना हो तो कैसे प्रोड्यूस कर सकता हूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।